हेलो एवरीवन, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको इसी टॉपिक की हेल्प से जब आप इस टॉपिक को समझोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए, कोई भी रिएक्शन होती है किसी भी कंपाउंड में, स्पेशली जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं आपके मोस्टली क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ज्यादातर। अब वहां पे कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको एक चीज तो पता ही है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तब जाके कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि भाई कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और उन बॉन्ड्स के ब्रेक होने और फॉर्म होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मींस बॉन्ड्स बनता किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। भाई जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड्स की जब भी हम बात करते हैं तो बॉन्ड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर बॉन्ड ब्रेक या फॉर्म हो रहा है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी चीज रोल प्ले कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले कर रहे हैं। तो यही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस किस तरीके से होते हैं किसी भी कंपाउंड में। मींस वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जाते हैं या फिर एक सब्सटेंस से या एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाते हैं, कंप्लीटली जाते हैं, पार्शियली जाते हैं, कैसे जाते हैं, कब जाते हैं, कब नहीं जाते हैं, हर चीज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि जब आपको ये चीजें पता चल पाएंगी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है, तभी जाके आप रिएक्शंस के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हाँ कौन सी रिएक्शन इजी होगी, कौन सी रिएक्शन डिफिकल्ट होगी, कौन सी रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी होगी। तो ये आप तभी पता कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही कोई टॉपिक आपको मिलेगा, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आपको हर जगह पे मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट्स है, उसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको आप रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हो, और लास्ट आता है आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखिए, मान लेते हैं ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, करेक्ट, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है या नहीं भी होती है, इन दोनों ग्रुप्स की या इन दोनों एटम्स की टेंडेंसी होगी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की। तो हो सकता है जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, ध्यान रखिए, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया होगा, एक बी ने शेयर किया होगा, तो जो ए ने शेयर किया था वो ए के पास चला जाए, जो बी ने शेयर किया था वो बी के पास चला जाए। तो क्या बनाएगा, ए और बी बनाएगा, करेक्ट। ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास। तो इनको हम कहते हैं, ऐसे में किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। देन दूसरा है, एक और पॉसिबिलिटी है कि ए और बी के जो बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास ही चले जाए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास ही चले जाए। तो क्या बना सकता है, ए नेगेटिव या फिर बी के पास जाए या ए के पास चले जाए, किसी के पास भी जा सकता है। तो चलो बी के पास कर लेते हैं। तो ए पॉजिटिव आयन बनाएगा क्योंकि जो पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी के पास चले गए, और बी माइनस, तो इस केस में क्या बनाएगा, आयंस फॉर्म करेगा, करेक्ट। लेकिन ये तो एक छोटा सा टॉपिक है जहां पे इसको हम कहते हैं, इस सेपरेशन को हम कहते हैं होमोलिटिक। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या होता है, सेपरेशन। तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है और इसको हम कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज या फिर हेटेरोलिटिक सेपरेशन। हेटेरो मींस कि यहां पे क्या हो रहा है,
होमोलिटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। अगर ये बराबर बराबर डिवाइड ना हो, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर कर रहे हैं दो एटम्स, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम लेके भाग जाए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा उस पे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, और जिसका इलेक्ट्रॉन लेके गया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है इन इफेक्ट्स को पढ़ते हुए कोई केमिकल रिएक्शन हो या फिर नहीं हो। अब आप सोचोगे कि भाई केमिकल रिएक्शन जब हो ही नहीं रही तो इनसे हम केमिकल रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी या नहीं होगी। तो हम देखेंगे, क्योंकि जब ये इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स में, इन्हीं इफेक्ट से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि इन इफेक्ट्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव या फिर हम इसको बोलते हैं आई इफेक्ट, इसको हम आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आई इफेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है या फिर ये आई इफेक्ट क्या होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स की एक चेन है, करेक्ट, और डिफरेंट कार्बन एटम्स में एक एंड पे एक कार्बन एटम है, किसी भी एंड पे हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड पे एक कार्बन एटम है, करेक्ट, जिस कार्बन एटम से ग्रुप हो सकता है या एटम हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, वो अटैच्ड है। अब ये ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो अटैच है इस कार्बन चेन से, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, इस पे हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं इस पे, करेक्ट। अब ये क्या है, मान लेते हैं, अब वो सपोज मान लेते हैं कि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मान लेते हैं हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है, क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन और इसके बीच में, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, करेक्ट, वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या चला जाएगा, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा, और उसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और इस कार्बन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल, करेक्ट, कि भाई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो एक ही तरफ चला जाता है, इसको पोलर कंपाउंड बोलते हैं, डाइपोल हो गया। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट अब इसके बाद शुरू होता है, मतलब ये तो डाइपोल बन गया, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद आप खुद आइडिया लगाइए कि क्या होगा, क्योंकि अब इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, करेक्ट, मींस क्यों आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा था, जो इसके साथ जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को देखिए कंप्लीटली अपनी तरफ नहीं लिया, पार्शियली अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कहां से अट्रैक्ट करेगा, यहां से तो कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ करता है अट्रैक्ट, तो यहां से तो कर नहीं पाएगा, तो किससे करेगा, अपने बगल वाले कार्बन एटम से, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, दूसरे वाले कार्बन एटम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन एटम पे भी इससे कम लेकिन हल्का सा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, करेक्ट। अब ये प्रोसेस जो है, ये सेम फिनोमिनन पूरी की पूरी चेन में चलता रहता है। अब इस पे भी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, तो ये क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को के इफेक्ट को कम करने के लिए अपने बगल वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ये इससे क्यों करेगा, इससे भी तो कर सकता है, लेकिन इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये चीज ध्यान रखें। तो इससे उससे कम पॉजिटिव चार्ज इस पे अट्रैक्ट हो जाता है, और हल्का सेम ये इससे करेगा, इसके अगला वाला अगले वाले से करेगा, और इस तरीके से हल्का सा पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी चेन में आ जाता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आपने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंडक्शन का, कि कैसे
एक दूसरे से एटम्स इंस्पायर होते हैं, एक के पास प्रॉपर्टी आती है, उसकी वजह से दूसरे पे आती है, दूसरे की वजह से तीसरे पे आती है, और इसी वजह से इसको भी नाम दिया गया है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट काफी लंबा प्रोसेस है। तो यहां पे क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप हो। देखिए, हो सकता है कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप हो, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे Y है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, दूसरे की तरफ पुश करता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कार्बन की तरफ पुश करेगा। तो यहां पे मान लेते हैं कार्बन की तरफ अगर ये पुश करेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, ये अट्रैक्ट नहीं करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहां पे ये नहीं है। तो अगर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेनिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। खींच पाए या नहीं खींच पाए वो बात की बात है, लेकिन इनकी टेंडेंसी होती है, करेक्ट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं। दूसरे ग्रुप जो होते हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे की तरफ जाने देते हैं कि चलो जाने दो, तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिपेलिंग ग्रुप, करेक्ट। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिपेलिंग ग्रुप, या शॉर्ट में हम इनको इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सेम चीज ये इंडक्शन ना फिर से होता जाएगा। यहाँ पे कार्बन एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन एटम है दूसरे वाले कार्बन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, क्योंकि ताकि इसका जो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो पाए। तो इसकी वजह से दूसरे वाले कार्बन एटम पे भी हल्का सा इससे कम नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये भी कोशिश करेगा अपने आप पे जो आया हुआ नेगेटिव चार्ज है उसको मिनिमाइज करने की। तो ये क्या करेगा, जो दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, तो इस पे भी और हल्का, उससे भी कम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे ये चलता रहेगा, और ये आगे की तरफ पूरी की पूरी चेन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव होता है इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, चार्ज के सेंस में कभी भी मत सोचिए इसको सोचिए इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी कार्बन चेन थी, करेक्ट, ये आपकी पूरी की पूरी कार्बन चेन थी। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे चेन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जिस कार्बन चेन की तरफ की बात हम कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स उस चेन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिए, उसको हम कहते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव है। भले ही चार्ज नेगेटिव होगा तो चार्ज की टेंशन मत लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन्स को देखिए किधर जा रहे हैं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन चेन की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन चेन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उससे ऑब्वियसली चार्ज तो नेगेटिव आ जाएगा कार्बन चेन पे, बट इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, कार्बन चेन की तरफ। तो उस इंडक्टिव इफेक्ट को, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग विड्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन को छोड़ के या कार्बन चेन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, द इंडक्टिव इफेक्ट इज नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे ऊपर वाले केस में हो रहा था। तो यहां पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा, एक सिंपल सी चीज है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपको तब देखने को मिलेगा जब ये ग्रुप जो अटैच्ड है वो कैसा ग्रुप है, ध्यान रखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कहते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ, जैसे आप पैसे निकालते हो, बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये ग्रुप अटैच्ड है कार्बन चेन से, तो आपको हमेशा कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है हमेशा। और अगर ये जो दूसरा ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ, कार्बन चेन की तरफ जाने देता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, करेक्ट, या फिर
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम कहते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, जाने देता है, भले ही कंप्लीटली जाए या ना जाए वो बात की बात है, वो अलग अलग रिएक्शंस में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो अब आपको पता चल पाएगा कि जब कार्बन चेन की रिएक्शंस होंगी तो कार्बन चेन इजीली इलेक्ट्रॉन्स को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, वो जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट से आपको पता चल पाएगा। तो आई होप कि आपको जस्ट इससे आपको इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया हो गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे इफेक्ट की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए पिछला जो इफेक्ट था दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें हम अभी रिएक्शंस की बात ही नहीं कर रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इट इज ऑलरेडी देयर। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको देखने को मिल ही जाएगा चाहे इस कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। बस क्या होना चाहिए, या तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप वहां पे हो, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको हम ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक, या फिर इसको हम कहते हैं ई इफेक्ट। करेक्ट। अभी ई इफेक्ट क्या होता है, अभी तक तो हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ई इफेक्ट क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ध्यान से सुनिए इस चीज को, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तब आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि जरूरी मिलेगा ही मिलेगा, किस केस में मिलेगा ये भी बता देता हूं। तो होता क्या है, कोई केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड है, उस केमिकल कंपाउंड में क्या है अगर पाई बॉन्ड है, तो कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड होना चाहिए। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब जिस केमिकल कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें किसी पाई बॉन्ड की प्रेजेंस हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब होता क्या है कि फॉरेन ग्रुप, कोई अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है इस कंपाउंड को और पाई बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, तो वो जो अटैकिंग ग्रुप है वो किसी न किसी एटम से अटैच होगा। करेक्ट। जिस एटम से वो अटैच होगा तो उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, और वहां पे केमिकल रिएक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ किससे पड़ता है कि उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन चेन की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बन चेन से दूर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और वो कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली शिफ्ट होते थे। लेकिन यहां पे क्या होती है, इट इज द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेनेवर chemical reaction takes place in the compound having pi bond, the pi bond are transferred completely to one of the sharing atoms when an attacking group is attached to it। तो ये कंपाउंड है, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, उससे कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, अब ये किसी भी चीज से अटैच्ड है, उससे हमको फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल इतना हम समझ लेते हैं। तो कार्बन और कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स जो है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। अब मान लेते हैं कोई अटैकिंग ग्रुप है, कोई अटैकिंग ग्रुप कौन है, मान लेते हैं साइनाइड है, Cn-। करेक्ट। अब साइनाइड जो है, साइनाइड ग्रुप जो है उसमें कार्बन एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड को ज्यादा इजीली अटैक करता है, तो अटैक करेगा कार्बन एटम पे। तो ऑब्वियसली आपको पता है कार्बन एटम की टेंडेंसी नहीं होती है कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करे, तो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, अब क्योंकि ये इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपना, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम के साथ शेयर कर लेगा। इससे इस कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको मतलब इसको इस पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं है। तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है ना, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उनमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पाई बॉन्ड ज्यादा वीक होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली क्या कर देगा, दूसरे कार्बन एटम को ट्रांसफर कर देगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे ये और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों इस पे आ गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा,
ये दो बॉन्ड्स जो भी थे, अब ये दो बॉन्ड्स क्या शो कर रहे हैं उससे हमको फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, वहां पे कुछ भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे जो CN है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस CN ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर लिया, तो नेगेटिव चार्ज इसका चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएगा, इस कार्बन एटम पे आ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, एक अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है। देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। जिस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, तो ये दो कार्बन एटम्स क्या कर रहे थे, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, सिग्मा और पाई दोनों करेंगे, तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब भी अटैक होता है, और ये ग्रुप जो है वो CN ग्रुप था ना, साइनाइड ग्रुप, ये अटैच हो रहा है इस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं एक कार्बन एटम की तरफ। तो यहां पे क्या हुआ, एक कार्बन एटम की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शिफ्ट हो गए। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्योंकि हम बात किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कंपैरिजन में इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब आप सोचोगे कि जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट था, क्या वैसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता होगा क्या? जी हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है। और अगेन ये होता है इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जा रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही एक एग्जांपल है, और इस समय हम कोई और ग्रुप अटैच कर लेते हैं, सपोज सेम, करेक्ट, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये अटैच हो रहा है H+ आयन से। ओके, H+ आयन इस पे अटैक कर रहा है, तो H+ आयन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये अटैच कैसे होगा इससे? तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं एक कार्बन एटम पे, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को सीधा किसके साथ शेयर कर लेता है, H+ आयन के साथ। तो किस तरीके का होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए थे दोनों के दोनों, करेक्ट, और ये एज इट इज रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि इसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए बेचारे के, जो शेयर कर रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इसका था, तो दोनों इसके पास चले गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो किसके साथ शेयर कर रहा है, H+ के साथ, तो ये H+ के साथ शेयर कर लेगा, तो नेगेटिव चार्ज H+ के साथ मिलके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल कहां पे आया, यहां पे। तो अब देखिए यहां पे हुआ क्या, बेसिकली यहां पे क्या हुआ कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स H+ के साथ शेयर किया इसने, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन एटम पे चले गए, और उस कार्बन एटम ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को H+ के साथ शेयर कर लिया। तो ये भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही हुआ, क्योंकि कोई अटैकिंग रिएजेंट क्या अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों में से एक कार्बन एटम के पास चले जा रहे हैं। तो कब जा रहे हैं, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, अटैच हो रहा है उससे, बिना इसके नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब रिएक्शन हो रही है, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस इफेक्ट को जो आपने ऊपर देखा, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एग्जांपल हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इज नेगेटिव ई इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ई इफेक्ट। अब आप कहोगे कि भाई मैं कैसे डिसाइड करूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ध्यान रखिए, यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो किसी एक कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, दिख रहा होगा, ये अटैकिंग रिएजेंट इस कार्बन एटम से अटैच हुआ, ये अटैकिंग रिएजेंट H+ था, तो वो इस कार्बन एटम से अटैच हुआ। तो आपने देखा होगा, इसको मैं नीचे की तरफ बना देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इस कार्बन एटम से अटैच हुआ, करेक्ट। तो यहां पे हुआ क्या, क्योंकि ये एक कार्बन एटम से अटैच हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन एटम के पास चले जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए, whenever the pi electrons are transferred to the atom to which attacking reagent is attached, that is known as positive electromeric effect। देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पे अटैच हुए, इस कार्बन एटम पे, और अटैकिंग रिएजेंट किस कार्बन एटम पे अटैच हुआ, इसी कार्बन एटम पे। देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए और हाइड्रोजन जो अटैकिंग रिएजेंट था वो भी इसी पे अटैच हुआ, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझ में आई बात, कि अगर जिस कार्बन एटम पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उसी पे ट्रांसफर हो रहे हैं पूरे के पूरे, दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बट इफ द अटैकिंग रिएजेंट इज अटैच्ड टू द एटम अदर देन टू व्हिच द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, देन इट इज नोन एज
निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो जिसपे यहां पे देखिए CN ग्रुप जो है वो इस कार्बन एटम पे अटैच हो रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स दूसरे पे ट्रांसफर हो जा रहे हैं। क्लियर? तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे कार्बन एटम पे अटैच हो रहे हैं और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो किसी दूसरे ही एटम पे अटैच हो रहा है, तो इसको मैं कहूंगा निगेटिव। मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स और अटैकिंग एजेंट सेम एटम पे ट्रांसफर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन किसी और एटम पे ट्रांसफर हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे इस एटम पे ट्रांसफर हुए और अटैकिंग रिएजेंट किसी और एटम पे अटैच हो रहा है, तो तब उसको क्या कहूंगा? निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहूंगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अब आगे जाके आपको कंफ्यूजन हो सकता है जब हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, तो इसीलिए कह रहा हूं एक चीज समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। ये सिर्फ आपको कब देखने को मिलेगा? जब केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है उस कंपाउंड में, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर जिसको आप रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हो। तो M इफेक्ट या R इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है ये मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए आपको ऑब्वियसली किस चीज को समझना पड़ेगा? रेजोनेंस को समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज रेजोनेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आपने, अगर आपको याद होगा तो आपने एक चैप्टर में पहले ही रेजोनेंस पढ़ा है, जहां पे हम बात कर रहे थे रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी की। रेजोनेंस आपने पढ़ा है जब हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा है। वहां पे आपने क्या पढ़ा है? वहां पे आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस आपको कब देखने को मिलता है? कि जब किसी भी कंपाउंड में, ध्यान रखिए अभी मैं आपको बता देता हूं रेजोनेंस होता क्या है। किसी भी कंपाउंड में, एक एग्जांपल आपको मैंने वहां पे बताया भी था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। वहां पे आपने देखा है कि जैसे ओजोन मॉलिक्यूल होता था, तो ओजोन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक या आप इसको सिंगल बॉन्ड कह सकते हो, इस तरीके से होता है। लेकिन जब आप इस डबल बॉन्ड के, आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो इनमें से चाहे ये बॉन्ड बने या चाहे वो सिंगल बॉन्ड इन दो एटम्स के बीच में बने और डबल बॉन्ड इनके बीच में बने, एक की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और एक की कम होनी चाहिए। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो वो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है? दोनों बराबर होती है, यानी कि ये और ये बराबर होती है। तो ये आप इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली हमको एक दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, करेक्ट, इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। वो इस तरीके से होता है। तो ये कहता है कि जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड के यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में और किन्हीं दो एटम्स के बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में, ये फिक्स नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहेंगे। दे आर डीलोकलाइज्ड इन द होल कंपाउंड। जो आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, इन होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं दो के बीच में फिक्स नहीं है, वो इन्हीं तीन के बीच में कहीं इधर उधर है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो इस वजह से जो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो ना सिंगल के बराबर होती है ना डबल के बराबर होती है, वो सिंगल और डबल के बीच में कहीं होती है। तो अब हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। कि कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर आप उसको एक सिंगल स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए। नाउ यहां पे क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि इन अ कंपाउंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, पाई बॉन्ड्स का होना जरूरी है। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। दिस इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। यही क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट है। और एक स्ट्रक्चर होता है जो इस सबको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब एक टर्म आपको समझनी है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कभी भी, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है?
तो मैंने आपको कई बार बताया कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मींस वही चीज आप बार बार रिपीट करके मत चलिए कि हाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर होने चाहिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे होता क्या है यहाँ पर कि जो दो एटम्स हैं उनके बीच में पाई बॉन्ड है। अभी तक तो हम यही एज्यूम करते थे कि भाई जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो बॉन्ड दो एटम्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उन्हीं दो एटम्स के बीच में हो रहे हैं। लेकिन अगेन प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हाँ दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन्हीं दो एटम से बाइंड हो रखे हैं? तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड से दो एटम्स अटैच हो गए, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उन दो एटम्स को छोड़ के किन्हीं दो एटम्स के दूसरे दो एटम्स के बीच में भी हो सकते हैं, कि इन दो एटम्स की जगह इन दो एटम्स के बीच में भी हो सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ कि अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वो अगर ये उनके बीच में आप अगर ये देखोगे कि वो किसी और जगह पे भी हो सकते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स दो कार्बन एटम्स के या किन्हीं दो फिक्स एटम्स के बीच में ही शेयर्ड नहीं होंगे, वो किसी और एटम के, जैसे इन्हीं दो के बीच में जरूरी नहीं कि शेयर हो, इनके बीच में भी चला जा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहीं पे होगा या फिर यहीं पे होगा। तो आप क्या बोलोगे कि कंप्लीट मॉलिक्यूल में कहीं डीलोकलाइज्ड है, हमको नहीं पता एक्चुअली कहां पे है, बट है कहीं पे, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई इस रिजोनेंस इफेक्ट को पढ़ के हमको क्या मिलने वाला है, क्या फायदा है? तो ये रिजोनेंस इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे कि ये रिजोनेंस इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हमको इससे देखने को मिलेगा? तो अगेन हम चले जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये बताता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कि कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कम रिएक्टिविटी पे। ऑब्वियसली कोई कंपाउंड अगर रिएक्ट नहीं करेगा इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, वो इजीली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल नहीं है, तभी तो रिएक्ट कर रहा है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी कब होती है, कोई भी कंपाउंड रिएक्ट कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स, जब बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। और बॉन्ड्स ब्रेक या फॉर्म होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हमको जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो पूरा का पूरा जो आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स का ही इंटरफेरेंस है, बिना इलेक्ट्रॉन्स के कुछ नहीं हो रहा है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो भाई सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पूरी इलेक्ट्रॉन्स की मारा मारी है, सबको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कोई गेन कर रहा है कोई लूज कर रहा है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज वो करते रहेंगे। यानी कि अगर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे तो वो कंपाउंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर नहीं है तो वो कंपाउंड क्या है, वो कम रिएक्टिव होगा। तो यहां पे हमको देखनी है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी कैसे देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, आपको मैंने पहले ही बताया है कि दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा पाई। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में ये डबल बॉन्ड है आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड है आपके पास। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड में फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो स्ट्रांग होता है। पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड वीक होता है। तो जब भी कोई अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है तो कहां पे करेगा, सबसे इजी टारगेट कौन है उसके लिए, पाई बॉन्ड है। तो हमेशा वो पाई बॉन्ड पे पहले अटैक करेगा, क्योंकि वो ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है, डिफिकल्ट टास्क कभी नहीं चाहेगा। और इसी वजह से पाई बॉन्ड की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंपाउंड में रिएक्शन के लिए। तो अगर पाई बॉन्ड इजीली अवेलेबल हो रहा है तो इसका मतलब वो इजीली रिएक्ट करेगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं रिजोनेंस की। रिजोनेंस में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी कि किसी फिक्स जगह पे नहीं है। अब फिक्स जगह पे नहीं है तो अटैकिंग रिएजेंट जो होगा उसके लिए कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि भाई यहीं पे, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अटैकिंग रिएजेंट जो होगा यहाँ पे बिल्कुल टारगेट इसके लिए यही होगा कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो यहाँ पे अटैक करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, तो अटैकिंग रिएजेंट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन का केस हो जाएगा कि कहां पे अटैक करें, किसी कोई फिक्स जगह तो मिल नहीं रही है जहां पे मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखिए, रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है कंपाउंड की, कम हो जाती है, यानी कि वो क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है।
तो ये चीज ध्यान रखिए। और ये होते हैं आपके रिजोनेंस हाइब्रिड, या इनको हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, तो या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हम इनको कहते हैं। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर जितने भी होंगे, ये दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो जितने ज्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं किसी भी कंपाउंड के, इसका मतलब उसमें डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का उतना ज्यादा हो रहा है। और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का होगा, इलेक्ट्रॉन्स को मिलना, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना अटैकिंग ग्रुप के लिए उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से या रिजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से आप स्टेबिलिटी को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। अब एक्चुअली क्या होता है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर और ये रिजोनेंस हाइब्रिड जो होते हैं, ऑब्वियसली इसकी जो रिजोनेंस हाइब्रिड जो होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, तो स्टेबल ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। तो रिजोनेंस, तो इसकी एनर्जी और इनकी बॉन्ड एनर्जीज के बीच में जो डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं रिजोनेंस एनर्जी। तो भले ही आप इसको पहले पढ़ चुके हो, वो मैं आपको पहले ही केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बता चुका हूं। तो ध्यान रखें, रिजोनेंस इफेक्ट का जो केस आपको देखने को मिलेगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पे इसको आर इफेक्ट से भी हम डिनोट करते हैं, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। एम स्टैंड्स फॉर मेसोमेरिक, तो आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं। अब यहां पे देखिए, पॉजिटिव एम इफेक्ट हो सकता है या फिर नेगेटिव एम इफेक्ट हो सकता है। अब एक चीज समझा देता हूं आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कोई ग्रुप है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब भी बनाते हैं हम लोग, ध्यान रखना रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हमेशा जो बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए। सिग्मा बॉन्ड जितने हैं उतने ही रहने चाहिए, पाई बॉन्ड जितने हैं उतने ही रहने चाहिए, तभी जाके आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एक कंपाउंड है CH, करेक्ट। तो यहां पे हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, करेक्ट। और यहां पे कार्बन है और यहां पे HH, एक और कार्बन लगा लेते हैं HH, और यहां पे है Cl। अब आपको पता है कि क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या कर सकता है, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ शेयर कर सकता है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम H लगा देते हैं, डबल बॉन्ड हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये क्या करता है, देखो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। मैंने क्या कहा, पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही रहेंगे, पाई बॉन्ड जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर इसके साथ शेयर कर लेगा तो ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दो के बीच में, और क्लोरीन क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसके साथ, तो क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी देखो हाइड्रोजन इससे ऑलरेडी अटैच्ड है, करेक्ट। प्रॉब्लम क्या होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम करना पड़ेगा फिर आपको। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी इससे क्या है, अटैच्ड है। अब क्या होगा इससे प्रॉब्लम कि इसके बॉन्ड्स जो हैं वो तो 3 और ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्या करेगा, ये तो बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर कर देगा, दूसरे कार्बन एटम को। अब इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन एटम को ट्रांसफर कर लेगा। तो ध्यान रखिए, ये दूसरे कार्बन एटम को इसने ट्रांसफर कर लिया। या आप पूरा कार्बन चेन ना भी बनाए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन सीधा अटैच कर दें, तो पूरे के पूरे कार्बन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से बना सकते हो आप। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या कर दिया इसने, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, इस कार्बन एटम के पास, क्योंकि इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ही। तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, एक रिजोनेंस इफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो बॉन्ड जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ रह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो किसकी तरफ आ रहे हैं, कार्बन चेन की तरफ। तो अगर ये कार्बन चेन की तरफ आते हैं तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या पॉजिटिव आर इफेक्ट। लेकिन कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो बॉन्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं। उस केस में उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो सॉरी, नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव नहीं, नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट आप उसको कह सकते हो। जैसे प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट इसको हम कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कौन होता है, नाइट्रोजन, NO2। तो NO2 के केस में क्या होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं पे समझा देता हूँ। ये तो पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया।
नेगेटिव के केस में क्या होगा कि यहीं पे अगर NO2 अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है? NO2। तो NO2 किस तरीके से अटैच होता है? ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, करेक्ट, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड के, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की नेसेसिटी हो जाती है। तो कार्बन कार्बन यहाँ पे क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये डबल बॉन्ड जो था, पहले से डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ चला गया। डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो वहां आ गए, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे आ गए। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये ऑक्सीजन इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्योंकि दो ही हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसको अब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसकी वजह से इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव आर इफेक्ट या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं, जो ग्रुप अटैच्ड है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत जो जिस चीज की आपको है, जिस चीज को समझने की जरूरत है, वो ये है कि रेजोनेंस का यूज क्या होता है, यूजफुलनेस क्या है। वो स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे आपने किस केस में देखा है? बेंजीन के केस में देखा होगा कि बेंजीन को हम इस तरीके से बनाते हैं, करेक्ट, या फिर हम इस तरीके से भी शो करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे भी सेम वही केस है कि भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स। आप देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं या फिर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और यहाँ पे भी कहानी वही है कि भाई अगर 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 3 सिंगल बॉन्ड्स की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और डबल बॉन्ड्स की कम होती है। तो डबल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड्स होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। अब ये रेगुलर हेक्सागन कैसे बन सकता है? तभी बन सकता है जब सारे बॉन्ड्स क्या हो? इक्वल हो। वो ना सिंगल बॉन्ड के बराबर होते हैं ना डबल बॉन्ड के बराबर होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ कहीं बीच में होती है। और इसी वजह से हम इसको किस तरीके से शो कर लेते हैं? इस तरीके से शो कर लेते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से शो कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरीके से शो करते हैं। तो ये क्या शो करता है कि जो 3 डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई बॉन्ड के मतलब 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो तीनों पेयर्स ऐसा नहीं है कि इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, या इन दो कार्बन एटम्स के बीच में हो, या फिर ऐसा इन दो के, या फिर इन दो के और इन दो के बीच में हो। वो इन 6 के 6 कार्बन एटम्स में कहीं है, मतलब पूरे के पूरे रिंग में कहीं पर है। इसी को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। मतलब वो लोकेलिटी जो है उनकी, उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, वो है। इतना हमको पता है कि रिंग में है। कहाँ है? डीलोकलाइजेशन है उनका। तो वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो कहीं पे भी है, बस पूरे रिंग में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से इसको, क्योंकि यही चीज एक्सप्लेन कर सकती है किस चीज को, कि बॉन्ड लेंथ इनकी सेम क्यों होती है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं पूरी रिंग में। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये इसको क्या बनाता है? ज्यादा स्टेबल बनाता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का जितना ज्यादा होगा, अवेलेबिलिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना किसी भी अटैकिंग ग्रुप को उतना मुश्किल हो जाएगा, और जितना मुश्किल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी, यानी कि ज्यादा स्टेबिलिटी होती जाएगी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आई होप कि आपको ये रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट वन इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, या फिर आप इसको एच इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है? अगर आप इसको देखो तो ये थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, जस्ट है हमारे पास, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके आगे आपको मिलेगी नहीं फिलहाल। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता क्या है? ये थोड़ा बहुत रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की तरह होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट की ही तरह होता है। रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में छोटा सा डिफरेंस होता है। दोनों में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिए, दोनों में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डिफरेंस क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स।
रेजोनेंस इफेक्ट में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। नाउ यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस तरीके का कोई कंपाउंड है आपके पास, करेक्ट। और इसमें अब हम बात करेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा क्या, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अगर हम केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करें, वहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, अगर हम केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे और वो ब्रेक हो गया, तो एक ही तो बॉन्ड था और वो भी ब्रेक हो गया, तो कंपाउंड तो टूट जाएगा पूरा। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे मैं बना देता हूं कि ये इस तरीके का था, H, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे एक और कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और मैंने क्या कहा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन को, इसका डीलोकलाइजेशन हो गया, ये गया, तो इसकी वजह से ये कहाँ चला गया, ये इन दो के बीच में चला गया, तो ये फॉर्म कर लेंगे डबल बॉन्ड। अब आप कहोगे कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि उसके 4 ही बॉन्ड रहे और इसका भी काम पूरा हो जाए, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, क्योंकि इसके पास 3 तो शेयर्ड पेयर है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप कहोगे हाइड्रोजन तो अलग हो गया यहाँ से, इसी को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ये तो अलग हो गया क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल ही होता है बेचारा, और वो ब्रेक हो गया और ये H+ मूव कर रहा है। अब ध्यान रखिए सिग्मा बॉन्ड सिंगल होता है, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन तभी होगा जब पाई बॉन्ड नहीं होगा। अगर पाई बॉन्ड होगा तो पहले तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, सिग्मा के क्यों जाएंगे, सिग्मा तो स्ट्रांग होता है, इसका ध्यान रखिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स गए और ये अलग हो गया। अब आपको लगेगा कि H+ आयन कार्बन से मतलब ये जो कंपाउंड था उससे निकल गया, तो इससे अलग नहीं होता है, ये इससे अलग नहीं होता है, ये चीज का, इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख ही रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके ऐसा नहीं है कि कार्बन एटम के चिपके हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके आसपास के कार्बन एटम के, इस कार्बन एटम के आसपास के, क्योंकि H+ आयन जो है ये H+ बन गया और इस H+ को यानी कि प्रोटॉन को, प्रोटॉन ही होता है H+ आयन, इसको ये उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एंट्रैप कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इनके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अट्रैक्ट करके, उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि H+ आयन अब फ्री हो गया चला जाएगा, वो जाएगा नहीं वहां से, क्योंकि ये इन कार्बन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ये एंट्रैप हो जाएगा, उसको होल्ड करके रखेगा इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उसकी वजह से ये H+ आयन जा नहीं पाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये होता है आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और इसको हम एक और चीज कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड इफेक्ट, यही होता है नो बॉन्ड इफेक्ट। क्यों? बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड गया, बॉन्ड टूट गया, तो इसीलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज नो बॉन्ड इफेक्ट। तो नो बॉन्ड इफेक्ट क्या है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ही है। अब ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बिल्कुल किसकी तरह हो सकता है? रेजोनेंस इफेक्ट की तरह हो सकता है ये हो, या फिर इस हाइड्रोजन एटम की जगह ये हाइड्रोजन एटम हो, तो ये क्या हो गया, उसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये अलग हो गया इस समय, इसकी जगह ये अलग हो गया। या फिर ये ना हो, जो पॉजिटिव चार्ज आ जाए ये तीसरे एटम पे आ जाए, तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये अलग अलग तरीके से जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो अलग अलग बॉन्ड्स के लिए हो सकता है। तो आपको दिख रहा होगा इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। डिफरेंस क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है? पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये चारों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं किसी भी कंपाउंड में। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की बात करें तो इन इफेक्ट्स को देखने के लिए आपको किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसके लिए केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तब आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है इनमें है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, इनको बहुत अच्छे से समझिए, तभी जाके आपको आगे की केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेसेस, मैकेनिज्म सब कुछ समझ में आने हैं।
तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।